नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, राष्ट्र के समावेशी विकास में प्रवासी भारतीय सशक्त और प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में जिला प्रशासन ने जमीन धंसने वाले इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज किए। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 4,276 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा और देश के उत्तर पश्चिमी भागों में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि राष्ट्र के समग्र विकास में प्रवासी भारतीय सशक्त और प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए भारतवंशियों की प्रशंसा की। उन्होंने देश की विकास यात्रा में प्रवासी भारतीयों से पूरा सहयोग देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि हम प्रवासी भारतीयों को भी राष्ट्र निर्माण से जोड़ रहे हैं। The Indian diaspora today has become an important and unique force in the global system. It has grown into an energetic and confident community in every region and is making sheltered contributions to world affairs in leadership positions. समारोह में राष्ट्रपति ने 27 लोगों को शिक्षा, कला, संस्कृति, व्यवसाय और सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया। The Pravasi Bharatiya Samman Awards symbolize the nation's highest recognition of the diaspora members for their contributions to India and in their home countries. These awards are significant as they not only show our appreciation and acknowledgement of the achievements of the Pravasis, but also reflect our faith in their resolve to keep India's flag flying high in the world. समारोह को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संबोधित किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि समावेशी विकास के लिए भारत अगले 25 वर्षों के लिए 4I यानी कि बुनियादी ढांचे, निवेश, नवाचार और समावेशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। श्रीमती सीतारामन ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण की दिशा में प्रवासी उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं की क्षमता का दोहन विषय पर एक पूर्ण सत्र को संबोधित किया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि वित्तीय साक्षरता राष्ट्र की चहुमुखी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वे आज कोलकाता में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की बैठक में डिजिटल वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। नाबार्ड ने स्कूली बच्चों में वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूकता के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया था। श्री मुंडा ने कहा कि भारत G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में वैश्विक मामलों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने वाले इलाकों में जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं और स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। इस समय हमारी पहली प्राथमिकता है हर परिवार को बचाना। अपने किराए के मकान को छोड़ के मोहल्ले से जब जाते हैं तब भी हमको बहुत भावुक हो जाते हैं हम लोग। ये तो गाड़ी कमाई से मकान बनाए थे, खाली करने पड़े हैं, लेकिन ये जनहित में जान माल बचाने के लिए करना पड़ रहा जो रहने लायक नहीं है। अभी कुछ लोग ये फैला रहे हैं कि सारे मकान तोड़ दिए जाएंगे। जो तोड़ने लायक होंगे वो भी जो CBRI की टीम आई है उसकी राय के बाद ही उनको हटाया जाएगा।
इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने जोशीमठ में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। श्री रावत ने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों के लिए स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए प्रशासन सर्वेक्षण करा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा गठित दल लगातार काम की निगरानी कर रहा है। इस बीच कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने आज जोशीमठ में स्थिति की समीक्षा की। कैबिनेट सचिव ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में सभी निवासियों की सुरक्षित निकासी और सुरक्षित तरीके से कमजोर घरों को गिराने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भू तकनीकी, भू भौतिकीय और हाइड्रोलॉजिकल सहित सभी अध्ययन और जांच को समन्वित तथा समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। कैबिनेट सचिव ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को भरोसा दिलाया कि सभी केंद्रीय एजेंसियां आवश्यक सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगी। बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने समिति को जोशीमठ की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। प्रभावित परिवारों को समायोजित करने के लिए जोशीमठ और पीपलकोटी में राहत शिविरों की पहचान की गई है तथा राज्य सरकार उचित मुआवजा और राहत उपाय कर रही है। उन्होंने बताया कि जोशीमठ औली रोपवे का संचालन बंद कर दिया गया है तथा जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र और उसके आसपास के निर्माण कार्यों को भी रोक दिया गया है। जिला प्रशासन की मदद के लिए राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल की टीमों को तैनात किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव ने समिति को बताया कि सीमा प्रबंधन सचिव के नेतृत्व में गृह मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय दल स्थिति के आकलन के लिए जोशीमठ में है। रक्षा खरीद परिषद डीएसी ने देश की प्रतिरक्षा क्षमता और युद्ध तैयारियों को सशक्त बनाने के लिए 4,276 करोड़ रुपए के 3 रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में हेलिना टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल, लॉन्चर और उससे संबंधित सहायक उपकरणों, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल और ब्रह्मोस लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि देश की उत्तरी सीमाओं पर हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर ऐसी प्रभावी वायु प्रतिरक्षा प्रणालियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिन्हें बीहड़ इलाकों और समुद्री क्षेत्र में तैनात किया जा सके। 75वां सेना दिवस समारोह 15 जनवरी को बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन पहली बार दिल्ली से बाहर किया जा रहा है। जीओसी कर्नाटक और केरल सब एरिया मेजर जनरल रवि मुरुगन ने कहा कि भारतीय सैन्य क्षमताओं को दक्षिण में प्रदर्शित करने का यह एक बड़ा अवसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को कर्नाटक में हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि 12 से 16 जनवरी तक आयोजित होने वाले महोत्सव की विषय वस्तु है विकसित युवा, विकसित भारत। हर वर्ष स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा करवाया जाता है और देश भर के हर राज्य और यूनियन टेरिटरी से हजारों विद्यार्थी इसमें भाग लेने आते हैं। इस बार भी ओपनिंग कार्यक्रम में 30,000 से ज्यादा युवाओं की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुबली धारवाड़, जहां पर नेशनल यूथ फेस्टिवल को इस वर्ष 12 तारीख को करवाया जाएगा, उसका उद्घाटन करेंगे। राजस्थान विधानसभा में कल से अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन होगा। जयपुर में आज विधायी निकायों के सचिवों का सम्मेलन हो रहा है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों के अलावा विभिन्न राज्यों के विधायी निकायों के सचिव भाग ले रहे हैं। आज सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने कहा कि विधायी निकायों के कामकाज को आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करना समय की मांग है। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि सम्मेलन में पिछली उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजनाओं पर चर्चा की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
ये आकाशवाणी है। देश के उत्तरी हिस्सों में जारी ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न हिस्सों में आज घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण कुछ स्थानों पर दृश्यता 25 मीटर से कम रही, जिसके कारण हवाई, रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ। खराब दृश्यता के कारण 66 मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों तथा 74 पैसेंजर रेलगाड़ियों को रद्द करना पड़ा। 97 रेलगाड़ियों के देरी से चलने की खबर है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत और इससे सटे मध्य भारत में तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, जिससे शीतलहर की स्थिति में कुछ राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि आज से घने कोहरे की स्थिति में कमी आएगी। हालांकि 13 जनवरी से तापमान में गिरावट की उम्मीद है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय बंदोपाध्याय के साथ गंगा विलास दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज पर एक विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री बंदोपाध्याय ने दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज के शुभारंभ के बारे में बताया। 34 waterways can become operational for cruise tourism with 80 cruise circuits with nearly 1 lakh tourists with night stays every year, and this will bring in till 2047 35,000 crores of investment. ये भेंटवार्ता स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आज रात 9:15 बजे से एफएम गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकती है। आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आज विश्व का सबसे बड़ा सर्वभाषा कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। आकाशवाणी द्वारा आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन आकाशवाणी महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने किया। सम्मेलन में देश भर के जाने माने 42 कवि और कवयित्रियों ने 22 भारतीय भाषाओं में अपनी रचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया। इस कवि सम्मेलन का प्रसारण गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को रात 10 बजे से आकाशवाणी के राष्ट्रीय प्रसारण केंद्रों पर किया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 632 अंक नीचे आकर 60,115 पर दर्ज हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 187 अंक लुढ़ककर 17,914 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 57 पैसे मजबूत होकर $81.79 पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $80 के आसपास चल रही थी। गुवाहाटी में भारत ने 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को जीत के लिए 374 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 44 ओवर में 8 विकेट पर 257 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 373 रन बनाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा कि 1 घंटे के इस शो में भारत के समृद्ध इतिहास और विरासत को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने लोगों से आने वाले 25 वर्षों में अमृतकाल में देश को विश्व में नंबर 1 बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। श्री अमित शाह ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ताकि युवा उनसे प्रेरणा ले सकें। उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर केआरसी में अग्निवीरों के पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस बैच में 796 अग्निवीर शामिल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, राष्ट्र के समावेशी विकास में प्रवासी भारतीय सशक्त और प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में जिला प्रशासन ने जमीन धंसने वाले इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज किए। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 4,276 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा। और देश के उत्तर पश्चिमी भागों में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी तथा क्रिकेट में गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका के बीच पहला 1 दिवसीय मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।